book says we are going for APA style in detail. The report writing is a fundamental aspect of research writing. जो रिसर्च आप लिखते हैं करते हैं उसकी जो रिपोर्ट देते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट उसका है कि आप उसको कैसे लिखते हैं और कैसे आगे कन्वे करते हैं। कन्वे क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट्स क्या है, एनालिसिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, राइट फ्रॉम introduction onwards up to the last page of conclusion. How do you convey it to the public? That is what is report writing. And number of styles are there: APA, MLA, Chicago, IEEE. We are today going to study APA, that is American Psychological Association, because आमतौर पर ये यूज होता है. The style provides guidelines for various aspects of writing, including its structure, citation, references, presentation of data, tables, etc. And that's everything they give you how to write. Let's go for that now. Key elements of APA style are: first is title page. It includes title of the paper, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, author's name, आपका नाम, the institutional affiliation, affiliated to which university or industry or whatever, and sometimes the author's note, अगर चाहिए तो author's का note भी आ जाता है. Need to be centered and double spaced, ये point याद रखिएगा, need to be centered and double spaced, जो double spacing में होता है वो center में होता है. Then is an abstract. It is a brief summary of the paper. जो आपका पेपर लिख रहे हैं उसकी brief summary है, usually 150 to 200 words. Appears on a separate page, के ऊपर लिखा जाता है. Purpose is to provide a concise overview of the research. Concise एक पूरा overview of your research क्या एक summary है जो 150 से 200 शब्दों में आप लिख कर देते हो. Then is the main body. Main body में क्या है? It includes introduction, method, results, discussion section. Introduction से लेके discussion section और last तक सारा आ जाता है. Each section should be clearly labeled with a सर bold मैं and पूछ center. सकती हूँ हर एपीए फुल फॉर्म क्या हो सकता है? एपीए American psychology, APA is American Psychological Association. ओके, थैंक यू. सो इसमें इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट सब कुछ आ जाता है. ये मेन बॉडी है आपके रिसर्च पेपर की. ईच सेक्शन शुड क्लियरली लेबल्ड. ईच सेक्शन जो है वो लेबल्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए. उसके अंदर आप सब सेक्शन डाल के भी बोल्ड के हेडिंग देके अच्छा है देना. नाउ क्या होता है इंट्रोडक्शन, मेथड वगैरह में क्या आता है? इंट्रोडक्शन, इट प्रेजेंट्स द रिसर्च क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन क्या था, रैशनल फॉर स्टडी, क्यों इसको स्टडी करना चाहते हो, और आपके हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव क्या है. शुड आल्सो रिव्यू रेलेवेंट, और इसमें आपका रेलेवेंट लिटरेचर भी आ जाता है जो आपने रिव्यू करके लिखा. देन इज द मेथड, इट डिस्क्राइब्स रिसर्च डिजाइन, क्या डिजाइन यूज किया है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, सैंपल कहाँ से लिया है, क्या यूज किया है, और ऑपरेटर्स क्या यूज किया अगर टेक्निकल है तो, एंड प्रोसीजर यूज इन द स्टडी, और स्टडी के लिए क्या प्रोसीजर यूज किए हैं. इट शुड बी इन इनफ डिटेल टू अलाउ अदर्स टू रेप्लिकेट. अगर कोई और इसी टॉपिक पे ऊपर इसी क्वेश्चन पे रिसर्च करना चाहता है तो वो भी कर सके, इसलिए इन मेथड जो है ये काफी डिटेल में होना चाहिए. देन इज द की रिजल्ट्स में इट प्रेजेंट्स फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी. फाइंडिंग ऑफ द स्टडी जो आपने निकाला है पूरा रिसर्च करके वो है. may include statistical analysis, tables, figures, etc. इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है, बाकी सब कुछ आ जाता है जिसमें टेबल्स, ग्राफ, फिगर्स जो भी आपने यूज किए हैं प्लस इनका एनालिसिस आप देते हैं. इट इज विदाउट इंटरप्रिटेशन, इज द रिजल्ट. दैन द डिस्कशन, इट इंटरप्रेट्स द रिजल्ट. डिस्कशन में आप अपना रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हो, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, एंड रिलेट्स देम क्वेश्चन, और उसको क्वेश्चन के साथ आप रिलेट करते हो. शुड एक्नॉलेज लिमिटेशन एंड सजेस्ट एरिया ऑफ फ्यूचर रिसर्च. इसमें आप लिमिटेशन जो आपकी हैं वो भी करते हो कि मैं ये स्टडी पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में की है,
बाकी जगह नहीं किया है, ठीक है। या मैंने ये लेबर फोर्स की मोटिवेशनल लेवल चेक करने के लिए जो क्वेश्चन था, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लिए हैं और कोई लेबर नहीं ली है, या कंस्ट्रक्शन वर्क इस जगह के लिए, इस कंपनी के लिए हैं। ये लिमिटेशन है हमारी कि हम बाकी जगह नहीं जा पाए, बाकी नहीं कर पाए, ये लिमिटेशन देना है। एंड सजेस्ट एरियाज ऑफ फ्यूचर रिसर्च, और आपकी रिसर्च से ये निकल के आना चाहिए कि और क्या गैप्स हैं या सजेशन हैं जिनके ऊपर और फर्दर रिसर्च की जा सकती है। दैट इज अ रेफरेंसेस, इट लिस्ट ऑल द सोर्सेज साइटेड इन द पेपर। जो टेक्स्ट के अंदर किसी के जो आपने डाटा इंफॉर्मेशन लैंग्वेज यूज किया है, उसको जब आप साइट करते हो, कैसे करते हैं आगे आएगा, तो उन सब के रेफरेंसेस लास्ट में, जैसे बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, वहां आना चाहिए। शुड बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू एपीए गाइडलाइन। ये एपीए गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। कैसे होता है ये अभी आएगा। अल्फाबेटाइज और रेफरेंसेस बाय ऑथर लास्ट नेम। ऑथर का हमेशा लास्ट नेम लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम है आर के गुसाई, तो लिखा जाएगा गुसाई आर के। इस कोई है मान लो पीवी शर्मा, तो लिखा जाएगा शर्मा पीवी। हमेशा सर नेम से होता है और अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। यूज ए हैंगिंग इंडेंट फॉर ईच एंट्री। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन होता है दैट इज फर्स्ट लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में होती है, और सेकंड लाइन आप उसको टैब करके थोड़ा आगे से लिखते हो, तो दैट इज हैंगिंग इंडेंट। तो इस हिसाब से रेफरेंसेस दिए जाते हैं। साइटेशंस क्या है? यूज टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसको हम टेक्स्ट में लिखते हैं, जिसका रेफरेंस भी आना है। इंक्लूड ऑथर्स लास्ट नेम एंड द पब्लिकेशन ईयर। फॉर एग्जांपल गोसाई 2018 P54, इस प्रकार लिखना है। गोसाई आर के लिखने की जरूरत नहीं है, कोमा 2018 में कुछ मैंने लिखा था उसका है, कोमा P54, पेज 54 पर आ गया। क्या लिखा था, कैसे लिखा था, वो आपका रेफरेंस में डिटेल आ जाएगा। Next is the headings. APS style uses a specific system of headings. Specific system of headings जो APA में दिए यूज कीजिए। Levels of headings are indicated with bold face, italics, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एंड सेंटरिंग। जो आपकी इंस्टीट्यूशन जैसे भी आपको बताती है उस हिसाब से करना है। लेवल जो हेडिंग होते हैं बोल्ड फेस होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, एंड लोअर केस लेटर्स में इनिशियल अपर लेटर्स होता है, अपर केस लेटर्स होते हैं, और सेंटर हेडिंग होना चाहिए। पॉइंट्स एंड फॉर्मेटिंग, 12 पॉइंट्स टाइम न्यू रोमन फॉन्ट, ये यूज करेंगे। डबल स्पेसिंग में होगा थ्रू आउट द पेपर। 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, सेंटर में हो जाएगा, ये सेंट्रिक रखना है। ये लिखने का स्टाइल है एपीए का, जो आपको अगर आप लिखते हैं पेपर या कुछ है तो लिखना पड़ेगा। 12 साइज फॉन्ट, न्यू रोमन स्टाइल, न्यू रोमन, डबल स्पेसिंग throughout the paper, and 1 inch margins on all sides. Running head, it is a shortened title of the paper that appears on top of each page, including the title page. Shortened title, उसको छोटा करके हर पेज के ऊपर लिखा जाता है, including the title page. It should not exceed 50 characters, should be in uppercase letters. Bold uppercase letters में होगा, और not more than 50 characters to be used. हर पेज पे ये आएगा कि आपका टाइटल क्या है। टाइटल केस, capitalize the first letter of major words in titles and headings. Impact of meditation on students, impact का I कैपिटल हो गया, मेडिटेशन का M और स्टूडेंट्स का S। ऑफ एंड ऑन रनिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको केवल सेंटेंस बनाने के लिए हैं, उनको कैपिटल हेडिंग नहीं देने की जरूरत कोई। की है फर्दर इज कोटेशन, शॉर्ट कोटेशन लेस देन 40 वर्ड और एनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स, वो होता है ना इन्वर्टर कोमा, उसमें डाला जाता है मार्क्स विद इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में लिखते हैं। अगर लॉन्गर कोटेशन है तो ब्लॉक फॉर्मेट में विदाउट क्वेश्चन मार्क्स आप देते हैं। यूज ऑफ नंबर्स, यूज नंबर्स फॉर 10 और ग्रेटर एनी
for any number represents measurement 7 days 6 inches. बेसिकली याद रखें, जब आप 1 to 9 लिखते हैं तो 1 to 9 अगर 7 days 6 inches ऐसे है, अदरवाइज 1 to 9 में ONE1 TWO2 लिखा जाता है, और 10 and more than 10 जैसे ये न्यूमेरिकल्स हैं 10 11 12 ऐसे लिखा जाता है। तो स्पेल आउट नंबर्स बिलो 10 एंड एट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, शुरू में देना है। राइटिंग स्टाइल, राइटिंग इन क्लियर कंसाइज एंड स्कॉलरली स्टाइल, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, याद रखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, क्लियर सेंटेंसेस बनाएं, और ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो कन्वे कर सकते हैं मीनिंग, और स्कॉलरली स्टाइल, पता लगना चाहिए कि कोई रिसर्च करने वाला आदमी लिख रहा है, ये एक नॉर्मल नहीं होना चाहिए, जो रिसर्च लैंग्वेज होती है वो यूज होनी चाहिए। अवॉइड बायस एंड यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज, बायस नहीं होना, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करें, फजूल एक्सट्रेनियस लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। राइट इन थर्ड पर्सन अनलेस फर्स्ट पर्सन इज नेसेसरी, याद करें, रखें, रिसर्च पेपर और थीसिस डिसर्टेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। द रिसर्च वाज कैरिड आउट in a village called Roopnagar. That is third person. You cannot write, I carried out the research in Roopnagar. I first person नहीं आएगा, I, we, you use नहीं करने हैं, unless it is necessary in a particular sentence. Generally इसको use नहीं करते, always write in third person. Appendices and footnotes, supplementary materials such as questionnaire, detailed data can be placed in appendices. आपने अगर क्वेश्चनर यूज किए हैं, इंटरव्यू यूज किए हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो जो क्वेश्चनर है आपका, वो एक कॉपी आपको अब एज अपेंडिक्स लगानी चाहिए। आपको जितने भी अगर 500 लोगों से क्वेश्चनर लिए हैं जवाब, वो सारे देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी थीसिस हो जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चनर है वो आपको लगाने हैं। सिमिलरली अगर आपने इंटरव्यू लिया है तो उसमें जो 8-10 क्वेश्चन हैं आपके पास, वो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए वो लगाने हैं एज अपेंडिक्स। क्या आंसर मिले वो लगाने की जरूरत नहीं है, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है जब तक थीसिस एक्सेप्ट नहीं हो जाते। फुटनोट्स आर रेयरली यूज इन एपीएस स्टाइल, वेरी रेयरली फुटनोट्स यूज होते हैं, अगर बहुत ही जरूरत हो, नहीं तो नहीं करते। सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट्स इन रिसर्च राइटिंग, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, रिपोर्ट्स जो रिसर्च राइटिंग में होती है उनका क्या सिग्निफिकेंस है? इट सर्व्स एज ए व्हीकल टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द रिसर्च। इट इज लाइक ए व्हीकल, एक स्टेप है कि ऑडियंस, लोगों तक हम रिसर्च के बारे में कैसे बताएं कि हमने क्या रिसर्च किया है, कैसे किया है, क्या मिला है। वो एक तरीका है उसका कि हम अलग अलग रिपोर्ट्स लिखते हैं। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम्स, आपका क्या प्रोसेसेस यूज किए हैं, क्या डाटा एनालिसिस टूल्स यूज किए हैं, कैसे आउटकम निकला है, आप कैसे इंटरप्रिटेशन किया है, वो सारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड बन जाता है। दीज आर क्रूशियल फॉर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्यूचर रेफरेंस। आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपने लिखा है तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ट्रांसपेरेंसी, कि आपने नकल नहीं लगाई, क्लियर किया है, और आपका पेपर भी जो पेपर वगैरह है वो भी कोई नकल नहीं मार सकता, तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है इसमें। और फ्यूचर रेफरेंस में भविष्य के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, जो रिपोर्ट्स लिख के हम पब्लिश करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने जो रिसर्च करके एनालिसिस किया है, इंटरप्रेट किया है, वो जो नॉलेज गेन किया है वो नॉलेज आप दूसरों को भी दे पाते हो। एनेबल रिसर्चर टू शेयर डाटा, इनसाइट्स, मेथोडोलॉजी विद अदर, प्रॉम्प्टिंग फर्दर ग्रोथ ऑफ नॉलेज। और ये और जो दूसरे रिसर्चर्स होते हैं उनके पास जब आपका डाटा, इनसाइट, मेथोडोलॉजीज वगैरह सारा जाता है, वो पढ़ते हैं, तो वो भी एनकरेज होते हैं, उनको भी हिम्मत मिलती है और उनको भी इससे फायदा मिलता है कि वो और भी फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। Evaluation and review helps to evaluate and review the reports by the experts to check the validity and quality of work to ensure it meets standard. To ensure कि जो आप जो स्टैंडर्ड रिसर्च के हैं, रिसर्च स्टैंडर्ड को मीट करती है, ये रिपोर्ट्स आपकी वैलिड हैं, इसके लिए ये जब पब्लिश करते हैं तो जो
पीयर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको इसको रिव्यू करने का मौका मिलता है। इसलिए रिपोर्ट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। Then is accountability. Reports help establish accountability. They track the progress of projects, initiatives, and activities, allowing stakeholders to assess whether objectives are met. एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, यूनिवर्सिटी की है, इंडस्ट्री की है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। और दूसरा, प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज जो है उनके बारे में हम जान पाते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जान पाते हैं कि प्रोग्रेस ठीक है या नहीं है। रिपोर्ट्स प्रोवाइड डिसीजन मेकर इंफॉर्मेशन टू मेक चॉइसेस। जो फर्दर डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है, सोसाइटी डिसीजन लेती है, तो ये रिपोर्ट से उनको इससे बड़ा फायदा होता है। एक बहुत बड़ी डिटेल्ड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिपोर्ट्स हेल्प इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट से क्या फायदा है? आपने डाटा कलेक्ट करके, एनालिसिस करके इंटरप्रेट किया है, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट लिखते हो। तो इससे जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, डिसीजन मेकर्स, उनको ये पता चलता है कि एविडेंस है इनके पास, डाटा एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। Many reports are written to address specific problems, challenges और research questions. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जब ये रिपोर्ट लिखी जाती है तो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन, उसमें फायदा होता है। Then is policy development. Reports help in formulating policies and regulations. गवर्नमेंट को, एनजीओज को, इंडस्ट्रीज को अलग अलग पॉलिसी बनाने में, रूल रेगुलेशन बनाने में, एसओपी बनाने में इससे फायदा मिलता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। रिपोर्ट प्रोवाइड डाटा ऑन मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन एंड इमर्जिंग इश्यूज which help organizations to formulate effective strategies. Organization को effective strategies बनाने में ये रिपोर्ट्स बहुत मदद करती हैं। जैसे मार्केटिंग कंपटीशन होते हैं, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या हैं, किस प्रकार के कपड़े आजकल चल रहे हैं, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगों को खरीदना पसंद है। तो ये जो मार्केटिंग रिसर्च होती है उसमें ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में उनको बहुत फायदा होता है। हिस्टोरिकल रेफरेंस। रिपोर्ट प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज नोन एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड हाउ नॉलेज इवॉल्व ओवर टाइम। आज से 40, 50, 200 साल पहले क्या था, तो आज क्या है, हाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे नॉलेज जो है वो चेंज होता गया, बढ़ता चला गया, इवॉल्व हुआ है। तो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप उनको पढ़ते हो, अपनी नई बनाते हो, तो इससे ये पता चलता है। एजुकेशनल एंड एकेडमिक वैल्यू। हेल्प टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च स्किल्स। उनकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो एकेडमिक वैल्यू में नॉलेज ऐड करती है। क्वालिटी एश्योरेंस। रिपोर्ट्स आर क्रिटिकल इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी इन मैनी फील्ड्स। बहुत जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। कैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कैसे हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, सर्विसेज क्या है, इसको भी चेक करने में आपको फायदा होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट्स फर्दर इज पब्लिक अवेयरनेस। रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में इसके बारे में ज्ञान मिलता है, पता चलता है। दे इन्फॉर्म अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड। जब सर्च करते हैं तो आप पब्लिक से सवाल जवाब करते हैं सैंपल से, तो हमें भी पता चलता है जो रिसर्च कर रहा है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं, उनमें क्या कमियां हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, और अब आगे किस तरफ जा रहे हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट। हेल्प्स इन एडवांसमेंट इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में काम आती है। नॉलेज, जनरल नॉलेज और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में काम आता है। These reports add to the body of scientific literature, provide basis for further research. Scientific literature में काम बढ़ जाता है और further research में काम, मतलब ओवरऑल आप देखिए टेक्निकल नॉलेज में, साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने में काम आता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ensure transparency and financial matters benefiting investors, stakeholders and the public.
आप देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बजट पेश करती हैं तो उससे 2 दिन पहले वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करती हैं। वो किस लिए है? ताकि ट्रांसपेरेंसी आए फाइनेंशियल मैटर्स में, और इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को आगे उसको यूज करने में उनको फायदा हो, उससे ट्रेंड पता लगता है आगे जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या हो रहा है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें क्या इनिशिएटिव है, कैसे चल रहे हैं, स्टार्टअप क्या हो रहा है, उनको मॉनिटर और प्रोग्रेस करने में ये रिपोर्ट काम करती हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कंसर्न, जहाँ जहाँ कमी पेशी है, एरियाज ऑफ कंसर्न, एंड द इम्प्रूवमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, कैसे करेक्टिव एक्शन लेनी है, इसमें ये रिपोर्ट जो है ये मदद करती हैं। What are the steps of the reports in research writing? Reports need to be written in a particular style so that they are well organized, concise, clear and effectively communicate in a systematic manner. बड़ा क्लियर स्टाइल में लिखना पड़ता है, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना पड़ता है, छोटे शब्दों में लिखना पड़ता है, क्लियर होना चाहिए, सो दैट जो आप कन्वे करना चाहते हो वो सिस्टमेटिकली और क्लियरली इफेक्टिवली कन्वे हो। कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो वो रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर करके यही है दीज स्टेप्स, तो उसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या है इसके बारे में हम अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई द ऑडियंस and purpose, select a format and style guide, define the scope and objective, conduct research. Then you come to organize and analyze data, outline the report, write the report, include visual aid. Then you go to cite sources and references, review and edit, seek feedback, finalize the report. After this, create visual elements, format the documents, add font matter, write the introduction, conclusions and after writing introduction, methodology, go to results, discussion, conclusions and recommendation, then go to references, appendices, फाइनल रिव्यू है, प्रूफ रीडिंग, सबमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। की स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई द ऑडियंस एंड पर्पस, ये जो मैंने अभी 2 डायग्राम दिखाए हैं इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द ऑडियंस एंड पर्पस, डिटरमिन द टारगेट ऑडियंस, स्टेक होल्डर, डिसीजन मेकर्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स, कौन है पढ़ने वाला, एंड द स्पेसिफिक पर्पस, इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, डॉक्यूमेंटिंग, किस लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। तो ऑडियंस का क्लियर पता होना चाहिए ताकि आपकी रिपोर्ट राइटिंग का जो स्टाइल है वो उसी प्रकार का हो। सिलेक्ट ए फॉर्मेट एंड स्टाइल गाइड, डिसाइड ऑन द फॉर्मेट, साइंटिफिक रिसर्च पेपर है, बिजनेस रिपोर्ट है, किस चीज का पेपर लिख रहे हो, एंड चूज ए स्टाइल, एपीए, एमएलए, शिकागो, पर फॉर्मेशन एंड साइटेशन में आप क्या स्टाइल यूज करना चाहते हो, आपने इसको पहले से सोच के रखना है। डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, क्लियर डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, आपके रिसर्च के स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये जो स्टेप है ये आपकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी इसके ऊपर आपकी डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने ये मेरे क्वेश्चन है, ये हाइपोथेसिस है, ये स्कोप ऑब्जेक्टिव है, तो इस स्कोप और ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना है आपको यहाँ से पता चलेगा। Then you'll conduct research, carry out the research process, including literature review, data collection, analysis, etc. आप उसको लिटरेचर रिव्यू करें, गैप्स निकालें, मेथोडोलॉजी करें, सिलेक्ट करें, डाटा कलेक्ट करें, जो भी मेथोडोलॉजी आपने सोचा है उसके हिसाब से जो टूल यूज करने उसको करके एनालाइज करें। यकीन करें कि जो मेथड आपने यूज करने हैं वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन होने चाहिए, इन लाइन हो। ऐसा ना हो कि आपका डाटा कुछ और तरीके से ले रहे हैं, टूल कोई और है, तो आपको कभी हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर पाएंगे। Organize and analyze data. Organize and analyze data collected using appropriate tools and techniques for data analysis. Statistical software जैसे किया था, t-test, chi-square test, z-test, f-test, आप जो भी यूज करना चाहते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट टूल यूज करना चाहते हैं उसको उसको और टेक्निक टू कैरी आउट डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, वहां से आप कर सकते हैं। Then is outline the report. Create an outline of the report.
sample, something like in nutshell, draft sort of a thing. It helps in organizing thoughts and structure logically. जब आप आउटलाइन बना लेते हैं तो आपके क्या सोच है उस पूरी रिसर्च के बारे में, उस पेपर के बारे में, और उसको आप कैसे लॉजिकली लिख सकते हो, ये आपके दिमाग में आना शुरू होता है, एक हेल्प हो जाती है. यूज सेक्शन लाइक इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. अलग अलग सेक्शन यूज करें. इंट्रोडक्शन अलग है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अलग, मेथोडोलॉजी अलग, एनालिसिस अलग, रिजल्ट अलग, डिस्कशन अलग, सजेशन रिकमेंडेशन अलग. अलग अलग इस प्रकार के चैप्टर आप यूज करिए. Then write the report. Start writing based on the outline. जो बेस आपने आउटलाइन बना लिया, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कि ये मेरी आउटलाइन ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आप रिपोर्ट लिखनी शुरू करें. फॉलो द स्टाइल एंड गाइडलाइन चूजन अर्लियर. स्टाइल और गाइडलाइन कौन सी है? एपीए. तो आपने पहले से चूज कर लिया, शुरू से ही उसको वैसे लिखना शुरू करो. राइट क्लियर, कंसाइज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट कंटेंट. छोटा लिखें, क्लियर लिखें और ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें. स्पेलिंग मिस्टेक, कोमा, फुल स्टॉप वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. राइट व्हाट इज रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट. ये आमतौर पे हम गलती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के चक्कर में बहुत सारा इररिलेवेंट बातें हम लिख देते हैं जिसका आपके सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता. सो बी वेरी केयरफुल, राइट ओनली व्हाट इज रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो आपका सब्जेक्ट, खाते पीते सोते जागते उसको दिमाग में रखिए. जो कुछ भी कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, सोचते रहिए क्या ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है. इज दिस सेटिस्फाइंग माई क्वेश्चन, इज दिस सेटिस्फाइंग माई. सुबह शाम ये रटते रहिए. जो इररिलेवेंट है उसे छोड़ दीजिए. include visual aids. Incorporate visual aids like tables, charts, graphs, figures to enhance presentation of data. Use visual aids to make complex data more understandable. Charts, graph, फिगर जो होती हैं, इनको पढ़ के हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं. ये अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है एक प्रेजेंटेशन के ऊपर. तो इनको जहां जहां यूज कर सकते हैं करें. आपके 4-5 पेज का इंफॉर्मेशन एक ग्राफ या डाटा अपना या फिगर में आ जाता है या चार्ट में आ जाता है तो अच्छा है. आपको लिखना है डिटेल में, लेकिन ये जब फिगर भी डालेंगे तो पढ़ने वाला फिगर देख के ही समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं. इससे जो कॉम्प्लेक्स डाटा है वो भी जल्दी समझ आ जाता है, आसान हो जाता है. साइट सोर्सेज एंड रेफरेंसेस. जो भी सोर्सेज है, जहां जहां से इंफॉर्मेशन लिया है आपने, उनका टेक्स्ट में साइट करें और लास्ट में जब बिब्लियोग्राफी देते हैं उसमें भी उसको रेफरेंस में देना है. इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी क्लियर होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देन जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था क्या था? रिव्यू एंड एडिट. डू इट फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड एक्यूरेसी. रिव्यू करिए जो भी आप लिखें और उसको एडिट करें ताकि क्लैरिटी हो, इररिलेवेंट कुछ ना हो, कोहेरेंस हो, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक हो. इट शुड फ्लो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू सेकंड, सेकंड थर्ड. इट शुड फ्लो लाइक ए फ्लो चार्ट. एंड कोहेरेंट हो, वो लिंक्ड होने चाहिए एक दूसरे के साथ. जो कोहेरेंट नहीं होंगे तो पढ़ने वाले को मुश्किल आएगी. एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेट है ये चेक करना है, इसलिए उसको रिव्यू करें. जहां इनएक्यूरेट कुछ लगे आप उसको डिलीट कर दें. चेक फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग. बार बार पढ़ें, ग्रामर स्पेलिंग चेक करें. इंश्योर दैट द रिपोर्ट फ्लो स्मूथली एंड लॉजिकली. जैसे मैंने कहा, स्मूथली, लॉजिकली, जैसे किसी को कहानी सुनाते हैं इस प्रकार आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए. सीक फीडबैक. ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाला उत्सुक हो कि मैं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं क्या है. Seek feedback. Get feedback from peers, guides, experts to identify improvement areas. जो आपके peers हैं, दोस्त हैं, guide हैं, experts हैं, उनसे feedback लीजिए, उनको ड्राफ्ट दीजिए कि ये है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ गए हो, कहाँ सही हो. Ensure that the report effectively conveys the finding. प्लीज इंश्योर जो आपने रिपोर्ट लिखी है वो जो फाइंडिंग्स हैं आपकी वो अफेक्टिवली, क्लियरली कन्वे हो रही है ऑडियंस को. फाइनलाइज द रिपोर्ट. जो बेस्ड ऑन फीडबैक अपनी रिपोर्ट को फाइनल कीजिए. Ensure all sections are complete and well structured. Introduction, review, methodology, etc. जो भी है, जब well structured, हर चैप्टर के नीचे सब चैप्टर हेडिंग, सेंटर हेडिंग वगैरह डालिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए. And ensure that each section is complete.
कोई भी इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। क्रिएट विजुअल एलिमेंट्स, डिजाइन एंड क्रिएट विजुअल एलिमेंट्स सच एज चार्ट्स, टेबल, फिगर एक्सेट्रा टू सपोर्ट डाटा एंड फाइंडिंग। अपना जब लिख लिया उसी से आपने चार्ट, टेबल, फिगर्स वगैरह निकालने हैं, ताकि आप जो डाटा है आपका उसको आप सपोर्ट कर सके और पढ़ने वाले के लिए आसान कर सके। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग फॉन्ट, मार्जिन, हेडिंग्स, स्पेसिंग एक्सेट्रा। जो भी एपीएस स्टाइल का फॉन्ट है, 12, डबल स्पेसिंग, सेंट्रल हेडिंग, बोल्ड, अपना अपर केस, मार्जिन चारों तरफ 1 इंच, ये सबने रखना है। इंश्योर द रिपोर्ट अलाइंस विद द स्टाइल एंड गाइडलाइन। जो भी आपने एपीएस स्टाइल, एमएलए स्टाइल है, जो भी चुना है, वो आपका इंश्योर करो कि पूरी रिपोर्ट उसी गाइडलाइन के हिसाब हो, उस स्टाइल पर हो। Add font matter, include the title page, table of contents, list of tables and figures and an abstract if required. फॉर फ्रंट मैटर, फ्रंट मैटर में क्या देना है? टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट। ये इंट्रोडक्शन से पहले क्या आता है? टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? इंडेक्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इफ रिक्वायर्ड। तो जब पूरा लिख लिया तो फ्रंट पेज पे देना है आपने टाइटल पेज क्या है आपका, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स क्या है, मेन चैप्टर, सब चैप्टर, तो किस पेज से किस पेज तक हैं, ताकि कोई अगर सीधा मेथडोलॉजी पे जाना चाहता तो उसको पता है कि मेथडोलॉजी ऑन पेज नंबर 51, तो सीधा वहां जा सकता है। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स आपके क्या क्या हैं वो अलग अलग देने हैं, और कौन से पेज पर है वो देना है। और अगर एपीएस स्टाइल में अब्स्ट्रैक्ट मांगा है तो 1-1.5 पेज का अब्स्ट्रैक्ट भी देना है। राइट द इंट्रोडक्शन, देन यू राइट इट टू प्रेजेंट कंटेक्स्ट टू द रिसर्च। क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसका कंटेक्स्ट क्या है, ये देने के लिए आप इंट्रोडक्शन लिखें। प्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव। तो इंट्रोडक्शन में आपका क्या आना चाहिए? आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके। मेथडोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद। डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन टेक्निक्स एंड एनालिसिस मेथड। तो मेथडोलॉजी जनरली 2-3 पेज का होता है। इसमें लिखना है क्या मेथड यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, टेक्निक क्या है, और उसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्या टूल यूज करेंगे। रिजल्ट्स, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट देते हैं आप, वो बिल्कुल क्लियर, ऑर्गेनाइज, लॉजिकल मैनर में हो। यूज नेसेसरी एड टू स्पॉट द फाइंडिंग। क्या है वही, ग्राफ, चार्ट, टेबल वगैरह यूज करें जहां भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट देने के बाद आप डिस्कशन लिखें। डिस्कशन में लिख रहे हैं एनालाइज एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट। आपके जो रिजल्ट आया है, जो डाटा से निकाला है, उसका एनालाइज करके आपने देखना है कि इसकी सोसाइटी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर है, क्या इम्प्लीकेशन है। एड्रेस रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड कंसीडर लिमिटेशंस। और इसी में आपने देना है कि ये रिजल्ट आपके रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम को कैसे आंसर कर रहा है, और क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ आप नहीं पहुंच पाए और कहाँ कहाँ आपने कर लिया। फिर है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में देना है समराइज द की फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च। जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनका की फाइंडिंग्स क्या है, मेन वो क्या है, और उसके रिसर्च के उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर एनी फर्दर रिसर्च। फिर उसमें आप रिकमेंडेशन भी दीजिए, सजेशन दीजिए कि और क्या क्या है इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सकती है। References. All references, sources cited in the report in the reference section follow the chosen style guide. जो chosen style है, APS स्टाइल है, जैसे यहाँ पे, उसके हिसाब से आपने references mention करने हैं। कैसे होता है वो आगे आएगा। Appendices include any supplementary material such as raw data, questionnaires, detailed information that supports the report। जो भी आपका इसमें रिपोर्ट को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, आपका क्वेश्चनर, इंटरव्यू, वो जो फॉर्मेट है आपके, मेन हेडिंग, वो उसमें देना है आपने। अपेंडिसेस लगाए उसके। फाइनल रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग। जब पूरा बन गया तो फिर आप क्या करें, फाइनल पढ़ें उसको।
फॉर एनी एरर, इनकंसिस्टेंसीज और फॉर्मेटिंग इशू। कहीं फॉर्मेटिंग इशू ना हो, कहीं इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक ये तो नहीं है, कोई वर्ड ऐसे तो यूज नहीं कर रही बीच में कन्वे रॉन्ग मीनिंग, जो आप कन्वे करना चाहते हैं रिसर्च के हिसाब से वो क्लियर होना चाहिए। तो प्रूफ रीडिंग फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग, और ग्रामर और स्पेलिंग भी चेक करें। देन इज सबमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Submit the report to the audience or publication platform. Ensure that it reaches the intended recipients. फिर आप अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑडियंस को या पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म जहां भी देनी दीजिए कि वो पब्लिश कर सके। इंश्योर करें कि जिन लोगों के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लिखा गया है, उनके पास इसकी कॉपी जरूर जाए। अभी है लेआउट ऑफ रिपोर्ट रिसर्च राइटिंग। लेआउट क्या है इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट इज द टाइटल पेज। टाइटल ऑफ द पेज क्लियर, कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल टू रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। आपका क्वेश्चन क्या है, टाइटल पेज पे आना चाहिए, क्लियर कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑथर्स नेम, आपका नाम आना चाहिए, कर्नल आर के गोसाई और एनी अदर कंट्रीब्यूटर। इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एबीसी यूनिवर्सिटी जयपुर। डेट ऑफ रिपोर्ट कंप्लीशन और सबमिशन, आपने कंप्लीशन सबमिशन की रिपोर्ट क्या है, लास्ट में डेट आना चाहिए। ये फॉर्मेट एपीएस टाइम जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है वो देते हैं, तो आपको वो फॉर्मेट को करना पड़ेगा कि कहाँ यूनिवर्सिटी का एम्बलम आएगा, एंड यू राइट स्टेटमेंट ऑफ के रिटन बाय सो एंड सो फॉर द पर्पज ऑफ degree to obtain degree of MSc or to obtain degree of PhD, जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। Abstract, then you give 150 to 200 words abstract to provide an overview of the research, including objectives, methods, major findings and conclusion। 150 से 200 शब्द का एक समरी अब्स्ट्रैक्ट दे दीजिए जो ओवरव्यू दे पूरी रिसर्च का, कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मेथड यूज किया है, क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं और क्या कंक्लूजन्स हैं आपकी। देन इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंक्लूड सेक्शन, सब सेक्शन एंड देयर करस्पॉन्डिंग पेज नंबर, इंडेक्स जो हम देते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, मैंने बताया है, सेपरेट लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स विद कैप्शंस एंड पेज नंबर्स। सीरियल 1 2 3 4 5 6, क्या कैप्शन है टेबल का, किस चीज का है टेबल या फिगर, और पेज नंबर क्या है। लिस्ट ऑफ टेबल अलग होगा, लिस्ट ऑफ फिगर्स अलग होगा। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एक्रोनिम्स ऑप्शनल, प्रोवाइड ए लिस्ट विद देयर मीनिंग। अगर आप अपने रिसर्च पेपर या थीसिस के अंदर अगर आप कोई एब्रीविएशन या एक्रोनिम यूज कर रहे हैं तो ये भी एक पेज लगाइए और उसमें जो भी एब्रीविएशन यूज करते हैं आप उनमें लिखिए, ताकि पढ़ने वाला देख सके कि जो अंदर एब्रीविएशन है उस किस लिए है, क्या मतलब है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज करते हैं जो नॉर्मल होती हैं हमारे, उनके लिए भी आपने ये पेज लगाना है। सर, हाँ जी। अब्रिविएशंस अब्रिविएशंस मीन्स क्या होता है? एब्रीविएशन, किसी भी वर्ड को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ओके, और जैसा एक्रोनिम्स? जैसे एपीए, एपीए इज एब्रीविएशन, ओके है ना। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, लेकिन जी, इसको छोटे में क्या लिखते हैं, एपीए, ओके, और ये ये अक्रोनिम? एब्रीविएशन, ठीक है। अक्रोनिम्स इसके साथ था ना? एक्रोनिम, ओहो, ओके, जो वर्ड नॉर्मल यूज नहीं होते लोगों में, जैसे आप यूज करते हैं ये अब अपना क्या नाम है इसका, अ, लोगों के ये जो कहे हुए शब्द होते हैं, जो लोग कहते हैं, उनके शब्द होते हैं, जैसे एड्स है, एड्स इज एन एक्रोनिम फ्रॉम द ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये एक्रोनिम हो जाते हैं एड्स। ओके, कॉन्सेंट अंडरस्टूड। जी, नो, जैसे हम बहुत बार यूज करते हैं FOMO, व्हाट इज FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दिस इज एक्रोनिम।
आप मोबाइल पे यूज करते हैं GIF, व्हाट इज GIF? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इजंट इट? ये एक्रोनिम होते ओके हैं। ओके NASA ओके is also acronym. यस, ओके। तो बोथ आर सिमिलर ना सर? या ऑलमोस्ट सिमिलर। एब्रीविएशन ओके आप खुद बना लेते हो कई बार, जैसे मेरा नाम ओके रविंदर है, जी तो इसका एब्रीविएशन रवि लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं। जी या रविंदर कुमार के बदले RK लिख दिया। तो आप अगर ओके बार बार उसको यूज करोगे तो ओके अंदर कोई पूछेगा ये RK कौन है, तो आप एब्रीविएशन में पहले लिख देते हो RK कौन है, तो वो हो ओके जाता है, RK हो जाता है। ठीक है नहीं? अब ओके जयपुर है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, जयपुर का जो अपना एब्रीविएशन है वो JPR है। तो ओके ऐसे राइट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच ओके थैंक यू अदर। सर इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड वर्ड। तो introduction to the topic, background information, objectives and clear statement of the problem provide a rationale for the study. तो introduction में क्या देना है? टॉपिक की इंट्रोडक्शन देनी है, थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखना है, और व्हाट इज द रैशनल फॉर द स्टडी, आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं। देन इज द लिटरेचर रिव्यू, ए रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर, थ्योरीज, प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू द टॉपिक, जो पहले किसी ने स्टडी किए हुए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, उसके इर्द गिर्द आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, उसके बारे में पढ़ना। इट हाईलाइट्स गैप्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द रिसर्च, इससे गैप्स पता चलता है और आपकी रिसर्च जो होगी उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पता चलता है। देन इज द मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड, आपने क्या मेथड यूज किए हैं, क्या प्रोसीजर, डाटा टूल कलेक्शन वगैरह जो यूज किए हैं, SPSS SPA वगैरह, और क्या टेस्ट करेंगे, इनोवा है, T है, एक्सरसाइज है, वो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्सेज, पार्टिसिपेंट, डाटा एनालिसिस टेक्निक्स, इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी इज रेप्लीकेबल। तो जो भी आप मेथड यूज करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि अगर दोबारा कोई उसी टेस्ट को करता है तो वो रेप्लिकेट कर सके, सही जवाब आना, वही जवाब आना चाहिए। रिजल्ट्स, मेथडोलॉजी के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ सर्च फाइंडिंग्स, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स, क्या देना है, प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्टिव कंसाइंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाटा, कैसे करना है। देन इज अ डिस्कशन, डिस्कशन में क्या देना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो रिजल्ट्स आपने किए हैं उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। एड्रेस हाइपोथेसिस रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्कशन में आपने देना है कि आप कैसे ये रिजल्ट जो आया है आपका, ये हाउ इट इज सेटिस्फाइंग हाइपोथेसिस, हाउ इट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपके जो मेन क्वेश्चन है जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो वो कैसे आंसर हो रहा है। कंसिडर लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड सोर्सेज ऑफ बायस, कोई बायस सोर्सेज है तो वो बताएं कि कहाँ गड़बड़ है, वो लिमिटेशन आ जाएगी, और आपके और कोई लिमिटेशन है तो वो बताएं। आफ्टर डिस्कशन राइट कंक्लूजन, a summary of the main findings, their significance and their implication. Avoid introducing new information here. Summary of the main finding क्या है, उसका क्या significance importance है, उसकी क्या implication रह चाहिए, याद रखें कोई नई information conclusion में देने की जरूरत नहीं है। Then is a recommendation, optional, provide recommendation for further research, policy change or practical action based on finding. आपकी फर्दर रिसर्च वगैरह क्या होता है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी चेंजेस क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आप रिकमेंडेशन में दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिसर्च। Then is the references, a list of the sources, studies and literature cited in the report. Follow the chosen style, APA, MLA, Chicago. कैसे references देने हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। Then you add appendices, supplementary material like raw data, questionnaire, etc. are added here. Label each appendix appropriately. याद रखें हर अपेंडिक्स को लेबल करना है। जहां भी आप टेक्स्ट में अपेंडिक्स यूज करते हैं तो उसमें लिखना है ब्रैकेट में रेफर अपेंडिक्स A, रेफर अपेंडिक्स B, और जब अपेंडिक्स अटैच करते हैं तो उसके ऊपर लिखा जाएगा रेफर
चैप्टर सो एंड सो, हेडिंग जो भी हेडिंग दिया वो सो एंड सो, पेज सो एंड सो, ताकि अगर कोई रेफरेंस लिंक करना चाहे तो वो फौरन उसी पेज पे जाके उसको अपना लिंक कर लेता है, पढ़ने में आसानी होती है। तो दोनों में ऊपर रेफरेंस आना चाहिए। Then is the acknowledgement, optional, acknowledge individuals, organizations और फंडिंग सोर्सेज, जिन्होंने पैसा दिया उनको थैंक यू बोल चाहते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं, अपने गाइड को थैंक यू बोलना चाहते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, बाबा को थैंक यू बोलना चाहते हैं, किसी और देवी देवता को थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो वो आप एक्नॉलेजमेंट में दे सकते हैं। एंड नोट्स किसी किसी में होता है, एपीएस स्टाइल में जनरली ये नहीं होता, पर अगर जरूरत है तो आप इसको इफ अप्रोप्रिएट then you can use footnotes and notes, otherwise not. Then is the glossary, provide glossary for specialized terminology. Generally technology में होती है जो कि खास खास terminology होती है जो पहले कभी नहीं पढ़ी होती है, तो उसकी आप glossary दे सकते हैं। Index optional, mention specific topic with page numbers for quick reference, अगर चाहिए तो, अगर वो एपीएस स्टाइल में मांगते हैं तो ये देना है। देन विजुअल एड, जितने भी टेबल चार्ट्स हैं, ये आप कैसे फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हो, ये देना है। अभी देखिए साइटेशन कैसे लिखते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्नॉलेजिंग एंड रेफरेंसिंग द सोर्सेज, स्टडीज एंड लिटरेचर यूज्ड ड्यूरिंग रिसर्च। जस्ट वन सेकेंड, हेलो 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 हेलो। It is a practice of acknowledging and referencing the sources, studies and literature used during research, arguments and claims. जो साइटेशन में आपने कहीं से कहाँ से डाटा लिया है वो आप जहाँ मेंशन करते हो, तो उनका नाम पता जो भी है जब आप उसको लिखते हो तो उसको उसका उसको इज्जत देते हो, उसकी रिस्पेक्ट है, ये उसको क्रेडिट देते हो। वो टेक्स्ट में कैसे लिखते हैं ये है। प्रॉपर साइटेशन सर्व द पर्पस गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स, जिन्होंने ओरिजिनली उनको लिखा है उसको क्रेडिट दिया जाता है, और आपकी ऑनेस्टी दिखाता है, आपकी भी क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी आपके काम की भी बढ़ती है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज साइटेशन स्टाइल। Citation style क्या है? Different fields use different citation. APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language, Chicago और IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ये अलग अलग स्टाइल हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन जो बताती है आप उसको यूज करिएगा। अप्रोप्रिएट स्टाइल एंड अडेयर टू इस गाइडलाइंस के कैसे देना है। इन टेक्स्ट साइटेशन, जो मेन बॉडी है उसके अंदर आप जब साइटेशन देते हैं तो क्या है? citation references within the main body, ये main body के हैं, usually mentioned in parentheses or brackets, parentheses या bracket में use करते हैं। they provide brief information about the source, brief information, for example author's name and publication year, Gosain 2019 in bracket, Gosain 2019 in bracket, ये कोमा भी जरूरी है, this is part of the style। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। सर नेम से होता है, फर्स्ट नेम नहीं देना है, वो फर्स्ट नेम उसका रेफरेंस में आ जाएगा। Then is the direct quotation. In such a case, enclose the quoted material in quotation marks and provide page number of the source in the text citation. जैसे गोसाई 2009 P54, तो जहां आप डायरेक्ट कोटेशन को यूज करते हैं, जो मैंने यूज की थी, आप उसको यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार उसको आप मेंशन कीजिए। देन इज पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। व्हेन पैराफ्रेजिंग समराइजिंग समवन एल्स वर्क, प्रोवाइड इन टेक्स्ट साइटेशन। इफ रिटन इन ओन वर्ड्स, एक्नॉलेज द सोर्स। इन टेक्स्ट साइटेशन में जनरली भाई ब्रैकेट के साथ देते हैं, या कई बार वो नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, और वो आप सीधा रेफरेंस में जाइए तो वो मिल जाता है, सेम नंबर होता है उसका। मल्टीपल ऑथर्स, अगर दो या दो से ज्यादा ऑथर्स हैं, साइट बोथ लास्ट नेम इन द टेक्स्ट, गोसाई एंड शर्मा 2018, तो ये आ जाता है। अगर दो से ज्यादा ऑथर्स हैं, तीन या तीन से ज्यादा है, देन यू राइट गोसाई एटेल, ETAL एटेल, कोमा 2018, फिर इस प्रकार लिखा जाता है। अगर कोई ऑथर नहीं है,
use the first few words of the source title in the in-text citation in italic. Study find जैसे ये मैंने लिखा है किसी का, study finds comma in inverted comma and then comma 2018. कोई ऑथर नहीं है, पता नहीं कौन है, तो इस प्रकार लिखिए. पेज नंबर एसेंशियल व्हेन साइटिंग ए स्पेशल पैसेज विद इन ए सोर्स, तो हम उसका पेज नंबर देना जरूरत है, जैसे ये मैंने ऊपर दिया था. यूज पेज नंबर इन द इंटेक्स्ट साइटेशन इफ एप्लीकेबल. पेज नंबर इंटेक्स्ट एप्लीकेबल अगर है, ऐसा स्टाइल आप यूज कर रहे हैं, तो पेज नंबर भी आप दे सकते हैं. देन इज रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी. इसमें क्या है, एट द एंड ऑफ द पेपर क्रिएट ए रेफरेंस सेक्शन लिस्टिंग ऑल सोर्सेज यूज्ड इन टेक्स्ट साइटेशंस. लास्ट में आप एक बिब्लियोग्राफी देते हैं, रेफरेंसेस बोलते हैं उसको. उसमें जितने भी सोर्सेज आपने जहां जहां से इंफॉर्मेशन ली है, उनको एक सेट तरीके से, जो भी स्टाइल आपने चूज किया उस तरीके से लिखा जाता है कि किससे लिया है. आपने पहले तो, जैसे मैंने पीछे बताया, आपने खाली लिख दिया साइन 2019 P54. अब कौन सी बुक, कहाँ, चैप्टर क्या है, ये आप रेफरेंस में दे देते हो इन डिटेल. कैसे देते हैं अभी बताएंगे. दिस सेक्शन प्रोवाइड फुल डिटेल्स ऑफ द सोर्स एंड इज एज पर स्टाइल गाइड. जो भी स्टाइल आपने चुना है APA MLA, उसके हिसाब से होता है. ऑनलाइन सोर्सेस, यूज द URL और DOI. URL क्या है? DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट इंडिकेटर. URL क्या है? यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर. इनको भी अगर आप यूज करते हो, आप अपना वेबसाइट पे जाके जब कुछ करते हो अपने कंप्यूटर से, तो उनको भी इस प्रकार मेंशन करना है. Footnotes and endnotes optional. Some styles like Chicago use footnotes or endnotes for citation instead of in-text citation. तो आप क्या करते हो, in-text पेज के में नंबर डाल देते हो 1 2 3 4, और उसी पेज के नीचे footnote या endnote दे देते हो, और उस पर 1 2 3 4 लिख के जो भी citation है रेफरेंस दे देते हो. Plagiarism, avoid plagiarism by properly citing all sources. सभी sources को ठीक से देना है, नकल नहीं मारनी है, और किसी का भी काम है उसको ड्यू क्रेडिट देना है. कंसिस्टेंसी, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द साइटेशन स्टाइल. जो भी आपने साइटेशन लिखा है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए. यूज सेम स्टाइल इन ऑल साइटेशंस एंड रेफरेंसेस. जो भी आपने यूज किया है वो सेम यूज होना चाहिए आपका. Then is citation software. Consider using citation management software such as EndNote, Zotero, Mendeley. ये सॉफ्टवेयर हैं. आप पूरा उस पर सॉफ्टवेयर पे जाइए, पूरी साइटेशन डाल दीजिए, वो बटन दबाइए, पूरा साइटेशन एज पर द स्टाइल चूजन एकदम फटाफट आ जाएगा आपके पास. तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Then is the reference in style and research writing. रेफरेंस इन सर्च राइटिंग में क्या है? सर्व एज ए डिटेल्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज, स्टडीज एंड लिटरेचर साइटेड एंड कंसल्टेड इन द पेपर. जो भी आपने साइट किए उनका रेफरेंस किस प्रकार देना है. बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फॉर ईच सोर्स गैदर एंड इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ऑथर्स नेम इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम. ऑथर, द ऑथर एक है या दो से ज्यादा है, उनके नाम क्या है, उनका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है. टाइटल ऑफ द सोर्स, फुल नेम ऑफ द बुक, आर्टिकल और नेम ऑफ ए वेबसाइट, पब्लिकेशन डेट, ईयर, मंथ एंड डे ऑफ पब्लिकेशन. सोर्स टाइप, इंडिकेट टाइप ऑफ सोर्स सच एज बुक, जर्नल, आर्टिकल, रिपोर्ट, वेबसाइट. जो भी है ये आपने रेफरेंस में देना है. पब्लिशर, फॉर बुक्स इंक्लूड नेम ऑफ द पब्लिशर. For articles, provide name of the journal or periodical. Page numbers for articles or chapters within a larger work include page number. Dissertation, citation वगैरह और थीसिस वगैरह में आपको जब रेफरेंस देते हो तो बुक या जर्नल से कौन से पेज नंबर से लिया है वो भी देना है. URL और DOI ऑनलाइन सोर्सेज के लिए इसको यूज करते हैं. साइटेशन स्टाइल, APA, MLO, शिकागो, IEEE, जो भी आप यूज करते हैं इसको लिखना है. फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट द रेफरेंस सेक्शन एज पर चूजन स्टाइल. जो रेफरेंस सेक्शन है, जो स्टाइल आपने चूज किया उसके हिसाब से बनाना है. बी केयरफुल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, कोमा, फुल स्टॉप्स, कोटेशन मार्क्स,
कैपिटलाइजेशन एज पर गाइड, जैसे भी है वैसे जो गाइडलाइन चुना है, जो स्टाइल चुना है आपने, इसी के मुताबिक ये फुल स्टॉप, कोमा, कोटेशन मार्क्स होने चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिस्ट द रेफरेंसेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर। जो भी फर्स्ट ऑथर होता है, मतलब वहां 3 4 5 ऑथर्स हैं, तो 5 ऑथर में जो फर्स्ट ऑथर है उसका सर नेम से शुरू करना है, लास्ट नेम से, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रेफरेंसेस दिए जाते हैं। हैंगिंग इन इंडेंटेशन, जो रेफरेंस देते हैं तो फर्स्ट लाइन शुड बी फ्लश विद द नंबर, जैसे 2, 2 के बाद इमीडिएटली वो शुरू हो जाते हैं रेफरेंस पॉइंट, और उसकी जो सेकंड लाइन आती है वो इंडेंट करनी है, थोड़ा आगे करके लिखना है। जर्नल एब्रीविएशन में क्या है? In some citation like APA, IEEE, journal's title may need to be abbreviated according to standard list of journal abbreviations. जो abbreviation, कई journals हैं उनकी अपनी abbreviations होती हैं, journal है, उनको जहां यूज करना है आप कर सकते हैं, abbreviation में उसका नाम आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज URL DOI देने हैं ताकि उसको कोई पढ़ना चाहे, क्रॉस चेक करना चाहे, कर सके। इंक्लूड रिट्रीवियल डेट्स फॉर सोर्सेज दैट में चेंज ओवर टाइम। जब आप ऑनलाइन वाला काम इलेक्ट्रॉनिक सोर्स देते हैं URL DOI, तो आपने उसको किस दिन नोट किया है वो डेट भी देना है, क्योंकि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। नो ऑथर, यूज द टाइटल एज द फर्स्ट एलिमेंट इन द रेफरेंस। जैसे मैंने कहा स्टडी फाइंड्स, तो अगर फर्स्ट रेफरेंस दे सकते हैं आप, तो टाइटल का फर्स्ट रेफरेंस है, फर्स्ट 2 3 वर्ड्स आप दे सकते हैं। इफ देयर इज नो ऑथर, ऑथर का पता नहीं है। मल्टीपल ऑथर्स में आप लिस्ट ऑल ऑथर्स विद सोर्सेज अप टू 7 ऑथर्स, 7 ऑथर्स तक आप सभी को लिखें। लिस्ट फर्स्ट 6, अगर 7 से ज्यादा है तो फर्स्ट 6 लिखने के बाद ये वर्ड यूज करें अटेम्प्ट, तो इससे ये हो जाएगा। To represent the remaining authors. Then is the edition volume. Edition and volume क्या है? Include edition number of books, second edition, third edition, जो भी है। For journals, specify the volume and issue number. Volume 2, issue 3. Consistency के लिए maintain consistency in the formatting and punctuation of references throughout the paper. कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, और फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन ठीक होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको कई चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें। अगर आप ठीक से नहीं लिखेंगे रेफरेंसेस तो पूरी थीसिस, पूरी रिसर्च कैंसिल हो जाती है। तो जो स्टाइल चूज किया उसके हिसाब से सही लिखना है। प्रूफ रीडिंग, रेफरेंस सेक्शन को भी बड़ा केयरफुली पढ़ें, टू इंश्योर दैट ऑल डिटेल्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ताकि आपको पता हो कि आपकी सारी डिटेल सही हैं, कंप्लीट हैं। कोई भी ऑथर जो साइट किया है अंदर वो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया एंडनोट, जोटेरो, मेंडले, ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप यूज करिए ताकि आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सिस्टमेटिकली सरनेम के साथ अल्फाबेटिकली क्लियरली आपके सामने आ जाए। यू जस्ट हैव टू कट एंड पेस्ट इट। थैंक यू। आज का ये मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं। विद दिस योर चैप्टर 4 of the second book 203 is over. Now we are left with only one chapter, psychometric development and psychology, that we will do tomorrow. Then till tomorrow, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Bhaiji. Sir, Om can you Shanti. give an Thank you. example of electronic resources? Oh, I'll Last give you the time- example tomorrow, don't worry. DOIOR, Okay. I'll give you the example tomorrow, okay? Thank you. And summarizing and paraphrasing Okay, also, I want an example. okay, I will do it tomorrow, don't worry. I will do Okay, it. thank you. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Bhaiji. Om Shanti. अभी और क्लास तो नहीं है ना? कैन वी लीव?
किसको पूछेंगे? If there is no सौरभ class, को? they will end the meeting ना. हाँ वो ये सौरभ ब्रदर शायद आप जवाब दे सकते हैं? कौन देगा जवाब? मेरे ख्याल से तो We नहीं should होगा। wait. We should wait for 5 minutes. Someone will there. अपना ये कौन आज कोऑर्डिनेट कर रहा है? वो सौरभ शायद दे सकते सौरभ हैं। भाई, शायद सौरभ भाई वो होंगे या नहीं होंगे शायद, आते इसीलिए होंगे. रिप्लाई। अभी क्लास खत्म हुआ ना. We should wait 5 minutes. Because if not their class, they will end the meeting. और सुनीता जी आपके दो दो क्यों दिख रहे हैं? क्या दो दो? हाँ, डिवाइसेस है दो ना? इसलिए है कि जी मेरे कंप्यूटर में वेबकैम नहीं है. वो कैमरा ऑन करो बोलते हैं ना, तो मेरे फोन से ओके। मैंने वो ओ किया है. तो फोन से कैमरा ऑन है, कंप्यूटर पे मैं ऐसे ही सुन रही हूँ. हाँ हाँ तो ओके। प्रेजेंटेशन कंप्यूटर बड़ा स्क्रीन पे देखने में अच्छा दिखता है. हाँ अच्छा लगता है, सही है। फोन करके पूछें? आप कौन, आप पूछेंगे? पूछती हूँ। ठीक है। वो कह रहे हैं सुरेश भाई शायद क्लास लेंगे, बट वो भी कंफर्म करके बताएंगे होगी या नहीं। Okay, we should wait then. हम्म, हम्म, हम्म।
Good evening to all. Good Hmm. evening. Om Shanti. Actually, today we are going to discuss about two important topics. Am I audible to all the members who are here? Yeah. Om Shanti. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti to all the brothers and sisters. Om Shanti.